Hey guys, very good morning. Myself Hiral Chauhan and I am working as a assistant dietitian in UN Mehta Institute of Cardiology and Research Center since 2012. We are here to talk about the importance of breastfeeding and nutrition for mom and babies. First of all, I am a very sincerely thanks to entire UN Mehta Institute Research Center team to sharing my insight. सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या है। हम ये जानना चाहते हैं कि सभी लोगों को ये पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है। ब्रेस्ट फीडिंग मतलब कि स्तनपान। जब भी बच्चा पैदा होता है तब उसकी माँ सबसे पहले उसको जो दूध पिलाती है डायरेक्टली उसको स्तनपान बोला जाता है। इसको वाया लैक्टेशन भी बोल सकते हैं। स्तनपान एक शिशु या छोटे बच्चे को महिला के स्तनों से सीधे स्तन का दूध पिलाना होता है। यह छोटे शिशुओं को स्वस्थ वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है। यह एक सामान्य तरीका है जिससे बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड होते हैं। Why breastfeeding is important for normal and low birth baby? Breast milk contain the antibodies that help prevent the common childhood illness like diarrhea, pneumonia, and it can be reduce the risk of allergy, एक्जेमा, ईयर इन्फेक्शन एंड स्टमक प्रॉब्लम्स। ब्रेस्ट फीडिंग पीने मतलब कि स्तनपान करने वाले बच्चे जो पहले पैदा होते हैं, चाइल्डहुड जो उनकी चाइल्डहुड एज होती है उसके अंदर मतलब कि 6 महीने या 1 साल तक जैसे कि डायरिया, दस्त, न्यूमोनिया, कोई एलर्जी, एक्जेमा की दूध पीते पीते बच्चे छोड़ देते हैं, कान का इन्फेक्शन और पेट का जो इन्फेक्शन या कोई प्रॉब्लम होती है तो वो नहीं होती है स्तनपान अगर रेगुलर उसकी माता कराती है तो। Breastfeeding is especially important for a baby with the low birth weight because it provides the complete nourishment and protection against the infection and illness. समय से पहले जो बच्चे पैदा होते हैं उनके लिए स्तनपान बहुत ही आवश्यक होता है क्योंकि उनके अंदर माता का जो दूध है वो इन्फेक्शन और बीमारियों से दूर रखने के अंदर सहायता करता है। Breast milk help the premature baby with the brain development as they grow up. जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं उनके अंदर स्तनपान बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है, जैसे कि उसके दिमाग का विकास करना होता है और उसकी वृद्धि के लिए स्तनपान बहुत ही आवश्यक होता है। मिल्क हैज़ ए वाइटल रोल इन प्रोटेक्टिंग प्रीमेच्योर बेबीज गट फ्रॉम द नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस और डेवास्टिंग गट कंडीशन। जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं उनके पेट मीन्स के गट के अंदर नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस डिवास्टिंग नाम की एक कंडीशन होती है जो पेट से रिलेटेड होती है। स्तनपान कराने से ये चीज़ नहीं कम किया जाता है और उसको पेट का इन्फेक्शन कम लगता है। नाउ टाइप ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, उसके 6 टाइप हैं: कोलेस्ट्रॉल, ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर मिल्क, प्रीटर्म मिल्क, फॉर मिल्क एंड हिंदी मिल्क। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मिल्क क्या है? जो दूध सबसे पहले प्रेगनेंसी के बाद फर्स्ट वीक के अंदर जो डिलीवर होता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है। येलो थिक हैज़ अ मोर एंटीबॉडीज एंड WBC। ये दूध के अंदर सबसे ज़्यादा एंटीबॉडी और वाइट ब्लड सेल पाया जाता है। सिक्रेटेड इन स्मॉल क्वांटिटी, ये बहुत कम मात्रा में ही होता है, फर्स्ट वीक के अंदर ही होता है और इसमें हाई प्रोटीन होता है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके फर्स्ट सप्ताह के अंदर जो गट येलोइश कलर का जो होता है जो हाई प्रोटीन होता है और बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, उसे कभी भी आपको डिलीवरी के बाद डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए और सबसे पहले अपने बच्चे को आप अगर सक्षम है देने के लिए तो देना चाहिए। सेकेंड है ट्रांजिशनल मिल्क। ये 2 सप्ताह के अंदर ये डिलीवरी के बाद प्रोड्यूस होता है। उसमें इम्यूनोग्लोबिन एंड लो प्रोटीन कंटेंट होता है। इसमें फैट और शुगर बहुत कम होता है लेकिन ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैच्योर मिल्क, जैसे कि ट्रांजिशनल मिल्क है वैसे ही एक मैच्योर मिल्क होता है। ये बहुत ही पतला होता है और वाटरी टाइप का होता है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा माइक्रोन्यूट्रिशन होते हैं, बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें वाटर टाइप जो चीज़ होती है उससे बच्चे को पानी पिलाने की ज़रूरत नहीं लगती है और उसको प्यास भी नहीं लगती है, तो हमें बच्चों को मैच्योर मिल्क भी देना चाहिए। प्रीटर्म मिल्क इस ब्रेस्ट मिल्क of a mother who deliver prematurely, high quantity protein, sodium, iron in immunoglobulin। इस मिल्क के अंदर अच्छी क्वांटिटी में प्रोटीन, सोडियम, आयरन होता है और अच्छी तरह से इम्यूनोग्लोबिन भी पाया जाता है और ये अपने बच्चे को हमको देना चाहिए। फोर मिल्क मतलब कि सिक्रेटेड एज ए स्टार्ट ऑफ अ फीड। सबसे पहला मिल्क जो होता है उसको मिल्क जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद उससे पहले
बच्चा पैदा होने से पहले जैसे कि हमारी ब्रेस्ट के ग्लैंड के अंदर ये सिक्रीट होता है वाटरी टाइप का, उसको फोर मिल्क बोला जाता है। इसके अंदर वाटरी रिच प्रोटीन्स, शुगर, विटामिन्स, मिनरल्स अच्छी तरीके से पाया जाता है और इसको पीने से बेबी को प्यास भी नहीं लगती है। हिंद मिल्क ये सबसे ज़्यादा फैट वाला होता है। इसको अच्छे पीने से बच्चों को अच्छी तरीके से एनर्जी और सेटिस्फाई हंगर मतलब कि भूख संतुष्ट होती है। बेबी नीड्स बोथ फोर मिल्क एंड हिंद मिल्क दोनों ही देना चाहिए। बेबी भी अलाउ टू एम्प्टी ऑन वन ब्रेस्ट मतलब कि जब तक बच्चे को भूख लगती है तब तक अपने एक ही निप्पल और एक ही ब्रेस्ट साइड से फुलफिल उसको भूख लगी है उतना खाना खिलाना चाहिए। और दूसरी मिल्क अगर दूसरे ब्रेस्ट की ज़रूरत पड़े तो आपको दूसरे टाइप का ब्रेस्ट लेके भी मिल्क पिलाना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होता है कि ऐसी कोई रोक टोक नहीं है कि इतना ही पिलाए, जितना आपके बच्चे को भूख लगा है उतना आप पिला सकते हो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तब तक उसकी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जैसे जैसे उसका पेट बढ़ता है उस हिसाब से उसको भूख लगती है और उसी तरीके से हमें उसको दूध पिलाना चाहिए। अब स्टोरेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, तो हम उसको स्टोरेज कैसे कर सकते हैं? ठीक है, ह्यूमन मिल्क कैन बी स्टोरेज रूम टेम्परेचर मतलब कि जो माता का दूध है उसको हम 6 से 8 घंटे तक रूम टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। एक्सप्रेस मिल्क मतलब कि ईबीएम जो होता है वो हम इंसुलेटेड कूलर बैग के अंदर आइस के साथ पैक करके फ्रीज में 24 आवर्स रख सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर मतलब कि जो माता का स्तनपान वाला निकला हुआ जो दूध है वो रेफ्रिजरेटर के अंदर 5 दिन तक हम 40 सेंटीग्रेड फ़ारेनहीट पर रख सकते हैं। आप इट कैन बी कैप्ट इन द फ्रीज़र कंपार्टमेंट और फ्रीज़र फॉर अप टू 2 वीक्स एट द 0 to 5। इसको निकाले गए दूध को हम 2 वीक तक 0 से 5 फ़ारेनहीट तक हम डीप फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। और इट कैन बी स्टोरेड डीप फ्रीज़र फॉर अबाउट द 3 to 12 मंथ। इसको हम वापस जो निकाले गए दूध है उसको 3 से 12 महीने तक हम स्टोर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा हम स्टोर करना ज़्यादा नहीं अच्छा मानते क्योंकि 3 से 12 महीने तक मतलब कि साल तक आप यूज़ कर सकते हो। उस तक अगर यूज़ कर लेने से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। और अगर उसकी माता को कोई प्रॉब्लम है, कोई गंभीर बीमारी है या तो वो अपना दूध अपने बच्चे तक नहीं पहुंचाती तो निकाल के फ्रीज में ऐसे स्टोर करने के बाद देने से बच्चे को कोई तकलीफ़ नहीं होती है और उसको उसकी एज के हिसाब से उसको स्तनपान नहीं करवाए हुए भी उसको सारे ही माइक्रोन्यूट्रिशन जो पोषक तत्व होते हैं वो हम उनको प्रदान कर सकते हैं। प्रिपरेशन फॉर अ सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग, सबसे पहले तो हमको 6 से 8 पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा। उसमें पहले मोटिवेटेड मदर बिफोर द बर्थ, जैसे कि डिलीवरी होने से पहले माता को हमको मोटिवेट करना है कि सही जगह पे डिलीवरी कराए। जिस डॉक्टर के साथ आपको जिस डॉक्टर को आपको भरोसा पात्र मतलब कि विश्वास पात्र हॉस्पिटल, डॉक्टर और अच्छी जगह आपको चूज़ करनी चाहिए। सिलेक्ट द राइट प्लेस फॉर द डिलीवरी, आप जब लास्ट टर्म में होती हो जैसे कि 7 या 8वां महीना आपको चल रहा होता है तब आपको डिलीवरी कहाँ करानी चाहिए उसकी लिस्ट बना देनी चाहिए। उससे पहले आपको डॉक्टर का क्या नाम है, कहाँ जाना है, इमरजेंसी होती है तो कौन सी जगह पे आप कौन सी अस्पताल में पहले जाओगी ये आपको पहले से ही लिस्ट बना के रखना चाहिए। अवॉइड अननेसेसरी यूज़ ऑफ ड्रग प्रायर द डिलीवरी, डिलीवरी से पहले जब भी आपको जैसे कि एसिडिटी हो जाना, डायरिया हो जाना, बुखार आ जाना तब आप बिना डॉक्टर को पूछताछ किए हुए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपने खुद से दवाइयाँ नहीं लेनी है। डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही जितना वो डोज दे, जितना ही वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि इतनी डोज की दवाई देनी चाहिए उतनी ही आपको लेनी चाहिए। गिव अ कोलेस्ट्रॉल एंड अवॉइड अ प्री-लैक्टेड फीड्स, जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है उसको आपको आश्वासन देना है कि आपका बच्चा हेल्दी ही आएगा, सही अच्छे से डिलीवरी हो जाएगी। और जैसे ही बच्चा पैदा होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको उसका कोलेस्ट्रॉल जो सबसे पहले मिल्क आता है कोलेस्ट्रॉल मिल्क जो आपको अपने बच्चे को पिलाना चाहिए। अगर आपको CS होता है तो भी आपको ज़्यादा संकोच अनुभवने की ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 दिन के बाद आपको अपना जो स्तनपान कराने का है उसका प्रैक्टिस आपको अपने बच्चे के साथ कराना चाहिए। वो स्तनपान करता है तो शकिंग प्रोसीजर बराबर करता है कि नहीं, या फिर कोलेस्ट्रॉल नहीं तो कम से कम 4 मिल्क आपको उनको देना ही चाहिए। बेबी शक इन अ गुड पोजीशन, जैसे कि आपकी जैसे कि माता जो होती है उनको अच्छी जगह सरफेस मतलब सेम सरफेस पे बैठना चाहिए, अच्छे से बैठना चाहिए। आपके बच्चे का मुंह ऊपर होना चाहिए,
जिसका उसका जो सिर है वो भी अच्छे से होना चाहिए, उस आपकी निपल जो है उसके मुंह में प्रॉपर जानी चाहिए, नाक में या कहीं आड़ी टेढ़ी नहीं जानी चाहिए वो चीज़। और अच्छे से बैठकर हैंड वॉश करने के बाद आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। कंटिन्यू ईच फीड हैज़ अ लॉन्ग एज बेबी वांट। जैसे कि बच्चा आ जाता है तो उसको जितनी भूख लगी है उतना आप अपने स्तनपान के हिसाब से फीड करा सकती हो। उसमें कोई रोक टोक नहीं है कि अभी पैदा हुआ है तो इतना ही पिएगा, ज़्यादा नहीं ले सकते, ऐसी कोई सुपरस्टिशंस में बिलीव नहीं करना चाहिए। जितना उसको भूख लगा है उतना ही आपको देना है। अगर एक स्तन के हिसाब से भी अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता है तो दूसरे स्तन में भी जो दूध है वो आपको पिलाना है और उसकी भूख जो है उसको संतोष देना है। बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर बोथ मॉम एंड बेबी। सबसे पहले तो हमको ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तो हमको माता को भी और बच्चे को भी फ़ायदा होता है। इट्स अ गुड आइडिया फॉर नॉरिश फॉर बेबी इफ़ यू बी एबल टू ब्रेस्ट मिल्क। मतलब कि माता जो सक्षम होती है तब आपको अपने बच्चे को दूध पिलाना ही चाहिए और अच्छी मात्रा में पिलाना चाहिए, जिससे बच्चे को अच्छे से पोषक तत्व पूरे मिल सकते हैं और वो आपका दूध जो हो ईजीली डाइजेस्ट कर सकता है, उसको पचाने की शक्ति होती है। इसलिए जब भी आप माता बने तो अपने बच्चे को स्तनपान अवश्य कराना है और ये एक अच्छा विचार है जिससे आपको ये कराना ज़रूरी है और हर माता को ये करना ज़रूरी है। फर्स्ट, ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड आइडियल न्यूट्रिशन फॉर द बेबी। जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो एज़ पर WHO गाइडलाइन पहले हम 6 महीने तक माता का ही दूध देंगे। 6 महीने के बाद अगर बच्चा अच्छे से दूध पीता है तो 6 महीने के बाद हम जैसे कि चावल का पानी, मूंग का पानी, शलगम का जूस, मूंग दाल का पानी है या कोई फ्रूट जूस है वो धीरे धीरे उसको स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद वो जैसे जैसे खाना लगता है तो उसके ऊपर से हमको जैसे कि सेमी सॉलिड फूड जैसे कि उपमा, खिचड़ी, सूजी या मूंग दाल का हलवा, ऐसे जो शीरा बोलते हैं हम वैसा वाले देना चाहिए। और धीरे धीरे आपको उसको 1 साल का जैसे होता है तो जैसे कि हम लोग खा सकते हैं वैसे वो थोड़े क्वांटिटी में सब कुछ खा सकता है, ठीक है। और जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना है कि 6 महीने तक कोलेस्ट्रॉम जैसे ही पैदा होता है तो हमको पहले ही वीक में कोलेस्ट्रॉम देना है और 6 महीने तक एज़ पर WHO की गाइडलाइन के हिसाब से अपना ही दूध पिलाना है। हालांकि आप WHO की गाइडलाइन के हिसाब से 2 साल तक अपने बच्चे को फीड करवा सकती है, पर 6 महीने तक तो कंटिन्यूस कराना है। उसके बाद आपको ऊपर से वीनिंग फूड स्टार्ट करना है, फिर सेमी सॉलिड करना है, उसके बाद सॉफ्ट पे जाना है और फिर हम जो उसे खाते हैं वैसे धीरे धीरे बच्चा खाने लगता है। वो कम मात्रा में खाता है, जितना उसको भूख लगता है वैसे, उसको कोई फोर्स करने की ज़रूरत नहीं रहती है। हमारे साथ जैसे हम खाना खाता है वैसे ही वो बैठ के थोड़ा थोड़ा हमसे खाना सीखता है, तो जितना खाता है उतना ही उसको खाने दे, फोर्स ना करें। दूध में वो सारे पोषक तत्व रहते हैं, खाली विटामिन डी जो होता है वो हमको अच्छे से नहीं मिल पाता है। उसके लिए हमको पीडियाट्रिशियन जैसे ही डिलीवरी होता है तो ऊपर से हमको सिरप लिख के देते हैं, जिसके हिसाब से हमारे बच्चे को विटामिन डी की कमी महसूस नहीं होती है, वो उसको फुलफिल अमाउंट में मिल सकता है। ब्रेस्ट मिल्क कंटेन द इम्पोर्टेंस एंटीबॉडी। इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस और अदर तरीके के इन्फेक्शन है उससे बचाव करते हैं। और कोलेस्ट्रॉम में जब से ज़्यादा इम्यूनिटी होती है जिससे हमारा बच्चा फाइट करने के लिए रेडी होता है, तो उसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं लगता है। ब्रेस्ट फीडिंग में रिड्यूस डिसीज रिस्क, जैसे कि विशेष स्तनपान जिसका अर्थ होता है दूध विशेष रूप से फ़ायदेमंद होता है। माँ का दूध कई बीमारियों और रोगों से बच्चे को बचाता है। 5 महीने तक अगर आप बच्चे को जो दूध पिलाती हो तो उसको कान का इन्फेक्शन नहीं लगता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है स्तनपान कराने के अलावा कराते रहते हैं तो उसको गट का इन्फेक्शन जो है वो भी, मतलब कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो इन्फेक्शन लगता है वो नहीं लगता है, गले में नहीं लगता है और अच्छे से उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे कि दूध 6 महीने के ऊपर से आप पिलाते हो तो अस्थमा, दिल की बीमारी या कोई अलग अलग रोग जो होते हैं, डायबिटीज़ 2 टाइप के रोग जो होते हैं, जो भी उससे भी हमको अपने बच्चे को बचा सकते हैं। जैसे कि हमने हालांकि बताया कि सर्दी जुकाम 5 महीने तक अगर दूध पिलाते तो उससे हम बच सकते हैं। गट इन्फेक्शन मतलब पेट के जो इन्फेक्शन है उससे बचा जाता है। और जैसे कि सडन इन्फेंट डेथ जो होता है वो भी हम उससे बचा सकते हैं। जैसे कि
अगर कोई बच्चा जन्म से पहले मतलब कि लो बर्थ वेट पैदा होता है, तो अगर उसको हम स्तनपान रेगुलरली और अच्छे से करवाएं तो उसकी बीमारी, उसका जो कैपेसिटी होता है इन्फेक्शन से लड़ने का, वो धीरे धीरे बढ़ता है अगर हम स्तनपान कराते हैं, और वो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन से अपने आप खुद लड़ाई करना सीख जाता है। ब्रेस्ट मिल्क प्रमोट द बेबीज़ हेल्दी वेट। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोट द हेल्दी वेट गेन द हेल्प प्रिवेंट द चाइल्डहुड ओबेसिटी। जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसको जो वेट होता है उसको कम करने में मदद करता है। जो ज़्यादा चाइल्डहुड में मोटे होते हैं, तो जैसे जैसे आप ब्रेस्ट मिल्क पिलाते हो, स्तनपान करवाते हो, तो उसका जो एज है उसके हिसाब से उसका जो वज़न होता है वो रहता है। जैसे कि एक वन स्टडी से हमको पता चलता है कि 4 महीने अगर हम कंटिन्यूस ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो बच्चे ओवरवेट और ओबेसिटी में नहीं होते हैं, और उसका जो रिडक्शन होता है वेट लॉस के हिसाब से, वो एक सर्वे के दरमियान हमने पाया गया है। दिस मे बी ड्यू टू द डेवलप डिफरेंस द गट बैक्टीरिया। ब्रेस्ट फीड babies have a higher amount of beneficial gut bacteria which may help affect the fat storages। ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर गट बैक्टीरिया अच्छी मात्रा में पाया गया होता है, जिसको हम अच्छे से गट में स्टोर कर सकते हैं, और ये एक वजह हो सकती है जिससे चाइल्डहुड के अंदर ज़्यादा बच्चा ओवरवेट ओबेस ना हो और अपनी एज के हिसाब से अपना जो वज़न है वो रख सकता है। और जितना हो सके आपको अपना ब्रेस्ट फीड ही पिलाना चाहिए, फॉर्मूला फीड हमको नहीं लेना चाहिए, बराबर है। लेप्टिन इज अ की इज हॉर्मोन्स फॉर अ रेगुलेटिंग एपेटाइट एट फैट स्टोरेज। जो लेप्टिन है एक हॉर्मोन्स होता है जिससे हमको भूख लगने वाली जो चीज़ होती है वो बच्चे में ली जाती है, और अगर हम स्तनपान करवाते हैं तो अपनी बॉडी में ये खुद ही पैदा होता है। इसीलिए हम एडवाइस करते हैं कि विदाउट डॉक्टर सजेशन हमको फार्मूला फीड नहीं, स्तनपान ही कराना चाहिए। जब तक बच्चा चाहे तब तक आप ब्रेस्ट फीड करवा सकते हो, जितनी उसकी भूख लगती है तब तक आप करवा सकते हो, तभी आपका बच्चा एज के हिसाब से हेल्दी वेट के हेल्दी ईटिंग डेवलप कर सकता है। ब्रेस्ट फीडिंग में ये मेक चिल्ड्रन स्मार्टर। जो माता अपने बच्चे को स्तनपान करवाती है उसका दिमाग की दौर पे जो डेवलपमेंट है वो अच्छी तरीके से होता है। जो फार्मूला फीड करवाते हैं उसमें इतना अच्छे से हम देख नहीं पाते हैं, बराबर है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लो बर्थ वेट वाले जो बच्चे होते हैं उसमें आप उसके सीधा इफेक्ट देख सकते हो कि स्तनपान कराते हुए जो लो बर्थ वेट वाले होते हैं उनका भी डेवलपमेंट अच्छे से होता है। इसलिए हमको बिना किसी डॉक्टर की सलाह लिए हुए फार्मूला फीड नहीं देना चाहिए और अपना ही ब्रेस्ट फीड जो है अच्छे से पिलाना चाहिए। Breastfeed may help you lose weight. You may have heard this one often. While some women seem to gain a weight during the breastfeeding, others seems to absolutely lose weight. हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं जो होती है वो स्तनपान करवाती है तो वो बहुत ही मोटी होती है और कुछ जो होती है बहुत ही पतली होती है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होता है, और ऐसा एक कुदरत की बख्शिश जो होती है, नेचुरली फिनोमिना है कि जो बच्चे को स्तनपान करवाती है वो महिला के अंदर कुछ समय तक मेंस्ट्रुएशन पीरियड जो है वो नहीं आता है। तो ये एक थोड़े टाइम के लिए आपको जो मिल सके वो अच्छा वाला महिला के लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ होती है, और उससे ओवल्यूशन भी नहीं होता है, जिससे इसकी वजह से भी आपको फ़ायदा होता है, और फैट जो है वो आपकी बॉडी में जमा नहीं होता है। इसलिए कुछ महिलाएं, नॉर्मल महिला से ब्रेस्ट फीडिंग करवाने वाली महिलाएं कभी कभी पतली भी दिखाई देती है। ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प द यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि हम प्रेग्नेंट होते हैं तब हमारे अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, ठीक है। जैसे पूरी प्रेगनेंसी के दौरान हमारे पेट मतलब कि नाशपाती जैसा हमारा पूरा बॉडी का जो पेट के साइड का जो चीज़, पेट साइड का जो होता है पूरा फैट से भर जाता है, और उसकी वजह से ही हमारा जो यूट्रस है वो फूल जाता है, और उस टाइम पे हमारा वेट ज़्यादा होता है। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगते हैं, बराबर है। उसके हिसाब से हमारा वेट लॉस भी होने लगता है। जैसे जैसे टाइम जाता रहता है वैसे वैसे वेट लॉस होता है, और ऑक्सीटोसिन नाम का जो चीज़ होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग में ज़्यादा होता है, और कुछ टाइम के लिए हमको ये वेट लॉस करने में भी मदद करता है। मदर हु ब्रेस्ट फीड हैव अ लो रिस्क ऑफ डिप्रेशन। जैसे कि माता जब बच्चे को स्तनपान करवाती है तो उसको लोअर रिस्क डिप्रेशन का जो चीज़ रहता है रिस्क वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि माता और बच्चे दोनों के अंदर एक इमोशनल अटैचमेंट रहता है, जिससे माता को और बच्चे को संतुष्टि मिलते हैं। वो हैप्पी वाली और तंदुरुस्ती वाली चीज़
जो है वो महसूस करती है और उसके दिमाग के अंदर अच्छे से ही हैप्पीनेस वाले जो हार्मोन्स है वो पैदा होते हैं। इस वजह से उसको जो डिप्रेशन में जाने वाले रिस्क होते हैं बहुत ही कम हो जाते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग रिड्यूस योर डिसीज रिस्क। Breastfeeding stands to provide you with a long-term protection against the cancer and several diseases. The total time of woman spent breastfeeding is linked with the reduce the risk of breast and ovarian cancer. जो माता breastfeeding करवाती है उसको कैंसर होने का जो कैंसर जो होता है वो ब्रेस्ट का कैंसर, फिर ओवरियन कैंसर, वो वाली चीज़ों से फ़ायदा होता है और वो जो तकलीफ़ होने वाली है उससे वो बच जाती है। ब्रेस्ट फीड कराने से हाई ब्लड प्रेशर जैसी आर्थराइटिस, जो बॉडी में ज़्यादा फैट होता है, दिल की तकलीफ़ और डायबिटीज़ 2 टाइप डायबिटीज़ जो होता है डायबिटीज़, वो उसकी भी बीमारियां नहीं होने के चांसेस बहुत सारे बढ़ जाते हैं। इसीलिए सारे डिसीज़ का खतरा बहुत ही कम हो जाता है जो नॉर्मल वीमेंस के हिसाब से। ब्रेस्ट फीडिंग में यह प्रिवेंट मेंस्ट्रुएशंस। कुछ टाइम के लिए जब तक वो स्तनपान करवाती है तब तक उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो बंद हो जाता है, बराबर है। तो थोड़े टाइम के लिए उसको ये चीज़ महसूस और सूफ होती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जब तक आप ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हो तो किसी महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुएशन नहीं आता है और जो ओवरियन प्रोसीजर है वो भी बहुत नहीं होती है। तो ये एक वीमेन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है और इसकी कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो अपने आप नेचुरल तरीके से जैसे ही आप ब्रेस्ट फीड कम करवाते हो या बंद करवाते हो तो अपने हिसाब से वो नॉर्मल जैसे पहले मैकेनिज़्म में वैसे वो आ जाता है। इट सेव्स अ टाइम एंड मनी। ब्रेस्ट फीड जो है वो माता के शरीर के हिसाब से कुदरत की गई देन है, उसको हम सीधे से ही पिला सकते हैं। जैसे कि फार्मूला फीड बनाने में टाइम लगता है, बॉटल धोने में टाइम लगता है। अगर आधी रात और दिन में आपको फार्मूला फीड करवाना है तो उसको बॉटल को धोना चाहिए, उसको गर्म टेम्परेचर में रखना चाहिए। दूध डालने के पाउडर जो बनाते हैं फार्मूला फीड वो नॉर्म और वार्म वाटर पे होना चाहिए। वो सारी चीज़ हमको याद रखनी पड़ती है। हालांकि ब्रेस्ट फीड करवाते हुए जो महिला है उसको ऐसा कोई टेंशन नहीं होता है। ब्रेस्ट फीड डायरेक्टली ही हम करवा सकते हैं। उसको कोई नॉर्मल टेम्परेचर वो खुद ही नॉर्मल टेम्परेचर पे होता है, उसमें सारे पोषक तत्व होते हैं। इसीलिए वो कभी भी बच्चा जब भी उसको भूख लगती है तब वो रेडी ही रहता है। हम जब भी चाहिए अपने बच्चा भूख होता है तब हम स्तनपान करवा सकते हैं। उसमें कोई ही अगर एक्स्ट्रा पैसे खर्चने की, नई बॉटलें लाने की या उसको गर्म करने की या जो भी कितनी बार कैसे तरीके से हम बॉटल को साफ़ करें, ये सारी प्रोसीजर हमारे दिमाग में नहीं सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ज़्यादा पैसे खर्चने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे पहले हम जितने भी बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग कराने के फ़ायदे जो हैं वो हमने आपसे शेयर किए। अभी हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन फॉर लैक्टिंग मदर। जो माताएं स्तनपान करवाती है उसको क्या खाने में, अपनी डाइट में क्या ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मैंने पिक्चर में बताया है उसके हिसाब से 5 फूड ग्रुप्स के हिसाब से मैंने इस डिश में सारे ही खाना जो है वो रखा गया है। जैसे कि बैलेंस डाइट उसको बोलते हैं, राइट, जिसमें रोटी, राइस, फिर कड़ी, सब्जी, एक कटहल का सब्जी है, करी या दाल हो सकता है, सलाद है और एक स्वीट होता है। अगर जो माता स्तनपान करवाती है उसको बैलेंस डाइट देना चाहिए। उसको 5 फूड ग्रुप्स में से सारे ही जो मैंने डिश में दिखाया उसके हिसाब से अगर आप अपना भोजन में आप चीज़ें लेती हैं तो वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। अभी हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं अवॉइड करना चाहिए जब भी वो हम देखते हैं। क्या लेना चाहिए उसमें है प्रोटीन जो है वो अपने बच्चों को जो आपके बच्चे हैं उसका डेवलपमेंट जो है टिश्यू डेवलपमेंट करने में आपको मदद करता है। उसमें बहुत ही अच्छी मात्रा में एमिनो एसिड पाया जाता है जो बेबी के ग्रोथ के लिए और मदर की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो प्रोटीन किस चीज़ में से मिलता है, उसका सोर्सेज क्या है? तो जैसे कि अंडा है, कटहल है, डेयरी प्रोडक्ट है, जैसे कि बादाम, अखरोट। जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो मीट और पोल्ट्री और फिश भी आप ले सकते हैं। इस चीज़ के अंदर अच्छे से ही प्रोटीन मिलता है और ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए फ़ायदेमंद है, तो आपको ये लेना चाहिए। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट। जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं और जो मिल्क प्रोडक्शन होना चाहिए वो इस कार्बोहाइड्रेट से अच्छा होता है। इसके लिए अगर हमको इसको लेना है अच्छी मात्रा में तो उसका बेसिक डाइटरी सोर्स क्या है? तो ज्वार का रोटी, बाजरा का रोटी, रागी का रोटी और मेज़। अच्छे से फ्रूट्स लेने चाहिए सीज़न के हिसाब से, हरी पत्ती वाली सब्जियां लेनी चाहिए और सारे पल्सेस जो हैं वो हम ले सकते हैं। फैट,
ये बच्चे के ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है, उसका जो मसल्स डेवलपमेंट है और ब्रेन डेवलपमेंट है, उसके लिए एनर्जी जो अच्छे से मिलती है वो ये चीज़ में से, फैट में से मिलती है। वो इन्फेंट मतलब कि शिशु और माता दोनों को ही अच्छी तरीके से ये अपनी ग्रोथ जो है वो अच्छे से हो, उसके लिए आपको फ़ैट लेना चाहिए। फ़ैट का जो डाइटरी सोर्स है तो क्या है, नट्स जैसे कि मूंगफली के दाने हैं, अखरोट है, बादाम है, ऑयल सीड्स है, डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, छाछ, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो और फैटी फिश जो है वो, इस चीज़ों में से आपको फ़ैट अच्छी मात्रा में मिलता है, तो आपको ये लेना चाहिए। फाइबर क्या होता है, जो जब भी डिलीवरी होता है तो माता को कॉन्स्टिपेशन नाम की जो प्रॉब्लम होती है वो रहती है। अगर फाइबर फूड्स अच्छे से लिया जाए तो आपको स्टूल पास करने में जो भी कॉन्स्टिपेशन वाली प्रॉब्लम है वो नहीं रहती है, और प्रेग्नेंट लेडी जो अच्छे से उसका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से अपने आप दूर हो सकती है। ये प्रॉब्लम जो है उसको आप अच्छे से दूर कर सकते हो। फाइबर का सोर्सेज क्या है, जैसे कि होल ग्रेन्स है, अच्छे फ्रूट्स जैसे कि लेमन है, ऑरेंज है, पपीता है, हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक है, फिर धनिया है, मेथी का जो आता है वो है, मेथी का पत्ता वाला भाजी आता है वो है, सरगवा का जो सींग आता है वो हमको लेना चाहिए। लेग्यूम्स जो होते हैं, कठोल और नट्स जैसे कि बादाम है, अखरोट है, वैसी वाली जो चीज़ है वो आपको लेनी चाहिए। कैल्शियम जो है वो माता की हेल्दी हड्डियाँ जो है वो डेवलप करने में, और बच्चों के दांत एवं उसकी जो दांत के अलावा जो बोन्स होते हैं उसके लिए आपको कैल्शियम की नीड होती है। वो माता और बच्चे दोनों के लिए कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि हेल्दी हड्डियाँ माता के लिए, और बच्चों के लिए उसकी हड्डियाँ और उसके दांत के लिए, नाखून के लिए, अच्छे डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम की बहुत नीड होती है। जो कैल्शियम है वो हमको डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, छाछ, लीफी वेजिटेबल्स और नट्स और 45 प्लांट बेस्ड जो मिल्क होता है उसमें भी हमको अच्छी तरीके से मिलता है, जैसे कि सोया मिल्क, मूंगफली का दूध जिसको हम पीस के निकाल सकते हैं घर पे, और आप पी सकते हो, माता को आप उसको दे सकते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही पीने में और ना ही कोई चीज़ में, क्योंकि उस टाइम पे कैल्शियम की नीड माता को भी बहुत ज़रूरी होती है और बच्चों को भी बहुत ही फ़ायदा होता है, इसलिए हमको ये भी लेना चाहिए। आयरन, जब भी डिलीवरी होती है तो माता की डिलीवरी हो जाने के टाइम पे चाहे कि वो नॉर्मल हो या सीरियस होता है, तब ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। उसकी वजह से माता को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है, बराबर है। तो उस टाइम पे हमको आयरन जो वो हेल्प करता है, और उसको रैपिड ग्रोथ मतलब कि अच्छी मात्रा में अगर हम आयरन फूड के हिसाब से लेते हैं तो हम उसको नॉर्मल जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से, लैक्टिंग वुमेन की जो रिक्वायरमेंट होती है आयरन की, वहाँ तक हम फुलफ़िल कर सकते हैं। जैसे कि आयरन किस में से मिलता है, तो जैसे कि स्पिनाच, पालक है, फिर बीट है, जैसे गावा है, गुड़ है, गुड़ ले लो, फिर खजूर है, पोल्ट्री फिश है, फोर्टिफाइड सीरियल्स है, उन सारी चीज़ों में से आयरन, जैसे कि बाजरा में से भी हमको आयरन अच्छी मात्रा में मिलता है, तो हमको ये लेना चाहिए। विटामिन डी, ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो माता और बेबी दोनों के लिए ही बहुत ही हेल्थ में इम्पोर्टेंस रोल वो करता है। अगर हम कैल्शियम लेते हैं पर विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में फुलफिल नहीं होता है तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो कैल्शियम कितना भी ले ले पर अगर उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो ये हमारे किसी काम का नहीं रहता है। इसलिए हमको विटामिन डी भी लेना चाहिए। जैसे कि हमको थोड़ा धूप में बैठना चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होती है जैसे कि दूध, दही, छाछ है वो लेना चाहिए, फोर्टिफाइड फूड्स जो होते हैं वो हमको लेना चाहिए। फोलेट एंड फॉलिक एसिड, डिलीवरी के बाद, जैसे कि डिलीवरी हो जाने के बाद बहुत सारे न्यूट्रिशन जो होते हैं माता के कम हो जाते हैं। रैपिड रिकवरी करने के लिए हमको फोलेट एंड फॉलिक एसिड लेना चाहिए, जिससे माता का और बेबी का डेवलपमेंट अच्छे से हो जाता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, फोर्टिफाइड फूड्स और रेकमेंडेड डाइटरी सप्लीमेंट के हिसाब से हम जो भी लेते हैं तो उसके अंदर फोलेट एंड फॉलिक एसिड अच्छी मात्रा में मिल सकता है। अभी हमको क्या नहीं लेना चाहिए या क्या कम मात्रा में लेना चाहिए, जैसे डिलीवरी के बाद कैफ़ीन जैसे कि चाय है, कॉफ़ी है, उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, तो वो चीज़ हमें कम लेनी है। अगर आप आफ्टर डिलीवरी हो सके तो जितना दूध लेना पसंद करें तो वो आपके लिए अच्छे से ही
फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि जो दूध होता है वो उसके अंदर सारे ही पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं। तो कैफ़ीन हम कम लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि कैफ़ीन ज़्यादा मात्रा में लेने से अगर मम्मा अगर कैफ़ीन प्रोडक्ट ज़्यादा लेती हैं तो बच्चे को नींद अच्छे से नहीं आती है और नींद आने में अफेक्ट होता है। इसके लिए हमको कम मात्रा में ही कैफ़ीन वाली चीज़ें लेनी चाहिए। अल्कोहल, अब बने उतना अल्कोहल का जो आपका लेना है वो आपको नहीं लेना चाहिए। अगर आप लेती है तो आपको बंद कर देना चाहिए। वो जो अल्कोहलिक माताएं होती है, अगर वो कंटिन्यूस आफ्टर डिलीवरी भी करती हैं तो बच्चे को नींद लाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है और उसका डेवलपमेंट भी अच्छे से नहीं होता है। ओवर प्रोसेस्ड और जंक फूड, जैसे कि डिलीवरी हो जाने के बाद ज़्यादा हैवी जो फूड्स होते हैं, बर्गर, चीज़, पिज़्ज़ा, वो सारी चीज़ होती है जिसमें ज़्यादा फैट जो होता है वो हमको नहीं लेना चाहिए। हमें बने उतना सिंपली कम नॉर्मल कैलोरी वाला, कम शुगर वाला और अच्छा प्रोटीन दे वैसा खाना लेना चाहिए, क्योंकि जंक फूड के अंदर जो एक्स्ट्रा ओवर प्रोसेस फूड होते हैं उसमें ज़्यादा कैलोरी, हाई कैलोरी होता है, शुगरी होता है और वो अनहेल्दी भी होता है। तो जैसे भी आप खाना खाती हो वैसे ही आपका मिल्क बनता है और सीधा आपके बच्चे को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए बने उतना लैक्टिंग जो पीरियड्स है उसमें हमको ओवर प्रोसेस्ड और जंक फूड नहीं लेना चाहिए। स्पाइसी फूड, जैसे कि हम फीडिंग करवाते हैं तो ज़्यादा स्पाइसी फूड हमको नहीं लेना चाहिए, जिससे बच्चे को तीखा लगता है, फिर या तो फिर उसको डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जितना हो सके उतना पचे उतना नॉर्मल तीखा हो वैसा वाला जो होता है वो लेना चाहिए। गैस प्रोड्यूसिंग फूड, जैसे कि बंद गोभी है, पत्ता गोभी है, वो वाली चीज़ें हमको बने उतना कम खाना है। आलू भी हमको कम लेने हैं। जितने भी ग्रीन बीन्स होते हैं, जैसे कि गवारफली है, फिर बीन्स जो होते हैं, मटर वगैरह जो है वो गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो उसके लिए हमको ये सारी चीज़ें लैक्टिंग जो होते हैं, लैक्टिंग वुमेन होते हैं तब कम लेनी चाहिए, जिससे हमारा गैस प्रोड्यूशन अगर होता है तो वो बच्चे को सीधा अफेक्ट ना करे। ये कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो मैं आपको बोलने वाली हूँ कि हमको कैसे कैसे हमारे डाइट में लेना चाहिए। मेक इट ए हैबिट, मतलब पूरे दिन में हमको 3 बार खाना खाते ही है तो वैसे ही लेना चाहिए और टुकड़े टुकड़े लेना चाहिए, ज़्यादा ही एक साथ हमको नहीं लेना चाहिए। 3 बार की जगह हम 5 बार खाना खाते हैं तो अच्छा रहता है, अच्छे से पच जाता है। अच्छा पच जाता है तो अच्छी एनर्जी और मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छे से होता है। जितना हो सके उतना ज़्यादा शुगरी ऑयली जो चीज़ होता है वो हमको नहीं करना चाहिए। लैक्टेशन जब चालू होता है, लैक्टेशन पीरियड होता है, तो हमको भूखा नहीं रहना चाहिए या ज़्यादा भी नहीं खाना चाहिए। जैसे कि हम उपवास करते हैं वो वाली चीज़ें नहीं करना चाहिए, या एक साथ ज़्यादा ही हमको पूरे दिन का खाना नहीं खाना चाहिए। गैप लेके छोटे छोटे सीक्वेंस में दिन में 5 से 6 बार आपको खाना खाना चाहिए। बने उतना आपको अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी होती है, जैसे कि हैंड वॉश करना है, नाखून काटना है, हैंड वॉश करके ही खाना खाना चाहिए और अच्छे से बिना बातें किए अच्छे से चबाने के बाद ही आप अगर खाना खाती हैं और कॉन्सेंट्रेट करके खाना खाती है तो आपको सारे माइक्रोन्यूट्रिशन अच्छे से मिलते तो हैं और जो खाना खाने के बाद जो मिल्क प्रोडक्शन होते हैं वो भी अच्छे से बन जाता है। और जैसे कि कुछ चीज़ें होती है, जैसे कि फेनो सीड्स, मतलब कि मेथी का दाना है, अजवाइन है, क्यूमन सीड है, वो आपके खाने में आपको इंक्लूड करना चाहिए, जैसे कि जिसकी वजह से आपको गैस प्रोडक्शन वाली प्रॉब्लम जो होती है वो नहीं होता है। और जैसे छोटे बच्चे होते हैं उसको आपको ग्राइप वाटर, बेबी पिलर्स यानी स्पून फीड है, या जैसे कि चमचा वगैरह जो अदर जो विलेज सुपर स्पेशल है उसके हिसाब से आपको बच्चे को डायरेक्टली कुछ नहीं देना चाहिए। अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं उसके हिसाब से ही हमको देना चाहिए। फॉर्मूला फीड भी अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो ही देना चाहिए। इसके अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई भी ग्राइप वाटर या कुछ भी नहीं देना है। और जब भी माता प्रेग्नेंट होती है और फीडिंग करवाती है तो उसको अजवाइन है, सुआ दाना है, फिर वार्विंग जो बोलते हैं, वाकुम्बा जो होता है वो आपको लेना चाहिए। बने तब तक 6 महीने तक या साल तक आप अपने दूध में या खाने में पिलाने से आप लेती हो तो उससे आपको अच्छे से ही सेहत तो प्रदान होती है, और इसके अलावा आपको गैस प्रोडक्शन वाली जो चीज़ होती है वो भी नहीं होती है और अच्छे से मिल्क भी सीक्रेट होता है। जितना कि जैसे कि सीज़न के हिसाब से सारे ही फ्रूट्स और सारे ही वेजिटेबल हमको देना चाहिए।
कुछ भी गलत सुपरस्टिशियस जो होती है उसको बिलीव नहीं करना चाहिए, जैसे कि खटाई खाने से ये होता है, दही छाछ नहीं ले सकते हैं, वो वाली चीज़ें हमको नहीं माननी है, बराबर है। और वो उतना, जैसे कि गुड़ है, घी है, खजूर है, दही छाछ है, वो अपनी पूरी दिन की जो खाने की पैटर्न है उसमें हमको इंक्लूड करना चाहिए। और माता को हमको सुवा दाना है, फिर जो कोकोनट है वो भी अच्छे से अपने को अपने डाइट में लेना चाहिए, जिससे बच्चे की और माता की मेंटल हेल्थ बहुत ही अच्छी रहती है। और जो भी अगर आप घी लेते हो तो काऊ घी मीन्स कि गाय का घी जो है वो बने उतना 6 मंथ तक आपको अपनी डाइटरी पैटर्न में आपको इंक्लूड करना है, जिससे से फीडिंग अच्छे से आ पाए और आपको भी अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड हो सके, ठीक है। और 12 से 15 ग्लास जितना पानी पूरे दिन में आपको कम से कम पीना है। अगर आप सीधा 12-15 ग्लास पानी पीते हैं, उसके अलावा भी आप ऊपर से फ्रूट जूस है, बटर मिल्क है, सूप है, लेमन वाटर है, कोकोनट वाटर है, वैसे वाली चीज़ें आप दे सकते हो। आप जितने भी इमोशनली अटैचमेंट में होते हो आपको अगर गुस्सा है, दुख है या कुछ भी चीज़ होता है तो वो आपके बच्चे पे सीधा ही इफेक्ट करता है। तो बने उतना अच्छे से खाना खाएं, जंक फूड अवॉइड करिए और अच्छा सोचिए, अच्छे वातावरण में लिए, अच्छे लोगों से बातें करिए, जिससे आप अगर हैप्पी है तो आपका बच्चा भी हैप्पी रहेगा और जो स्तनपान है वो भी अच्छे से आप करवा सकती है और कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर और आपके बच्चे के ऊपर नहीं आएगी। ये एक बैलेंस डाइट का मैंने सिंपल से डाइट चार्ट बनवाया है जो लैक्टिंग मदर के हिसाब से है। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको सारी चीज़ें कितने माइक्रोन्यूट्रिशन कैसे लेने चाहिए वो मैंने अपने उसमें आपके साथ नॉलेज शेयर किया ही है। उसके अलावा मैंने ये सिंपल सा ब्रेकफास्ट टू डिनर टाइम में क्या क्या लेना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। जैसे कि ब्रेकफास्ट है तो उसमें हमको, आप अगर सिटीजन हो या रूरल हो, कहीं से भी बिलोंग करती है, तो आपको आपके ब्रेकफास्ट के अंदर रागी, बाजरी, ज्वार, फ्रेश फ्रूट, इडली, फिर बनाना, पपीता, फ्रूट्स, या तो फिर हैवी जैसे कि पोहा, उपमा, ढोकला, वैसी वाली चीज़ें जो है वो आपको ऐड करनी चाहिए। मिड मॉर्निंग उसके अंदर आपको शौक, आलमंड्स, पीनट्स, ऐसी वाली चीज़ें, या तो ग्लास भर के छाछ या तो फ्रूट जूस, लेमन वाटर या कोकोनट वाटर, वैसे भी आप ले सकती। लंच के अंदर आपको जैसे कि एक जो सब्जी होती है, जो सीजनल सब्जी होती है, दूसरी जो होती है वो पल्सिस होता है, दाल या कढ़ी ले सकती हो, मल्टीग्रेन रोटी ले सकती हो, सलाद लेना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो फिश और चिकन का भी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। मिड आफ्टरनून स्नैक्स के अंदर आप फ्रेश फ्रूट जूस या तो फिर जैसे कि कोई नट्स, मूंगफली के दाने हैं, फिर बादाम है, ऐसा वाली चीज़, या जैसे आप रोस्टेड किया गया हो वैसे आप ले सकती हो। इवनिंग स्नैक्स के अंदर आपको लो शुगर टी या तो फिर ग्रीन टी है, वो वाली चीज़ें आपको, या तो मसाला टी है, नॉर्मल मसाला, जिंजर या बेसिल डाला हुआ जो होता है, अदरक, पुदीना, वैसे वाला जो होता है वो आपको लेना है, जिससे आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट अच्छे से मिल सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा चाय के साथ आपको पोहा, ढोकला, उपमा, मिक्स या स्प्राउट चाट भी आप प्रीफर कर सकती हो। डिनर के अंदर हम राइस, मिक्स वेजिटेबल खिचड़ी, पुलाव, सैलाड, कढ़ी, रोटी या वोलग्रेन रोटी जो होता है वो हम इंक्लूड कर सकते हैं। और सीजनल के हिसाब से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ले सकते हैं। अगर आप कढ़ी लेना नहीं पसंद करते हो तो आप उसके हिसाब से कर्ड भी अगर लेना चाहिए तो ले सकती हो। जब खाना ख़त्म हो जाता है, बेड टाइम के बाद आपको खाना खा लेती है, उसके 2 घंटे के बाद आपको 1 गिलास वार्म मिल्क के अंदर थोड़ा सा हल्दी मिलाना है और आपको वो पी जाना है। अगर आपको हल्दी अकेले अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर आपको हल्दी का अकेला टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो आप उसमें हनी मिला के भी आप पी सकती हो। हालांकि अब तक हमने जो बातें की वो है बच्चे और मम्मा को क्या खाना चाहिए, किस हिसाब से खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे कितने अच्छे माइक्रोन्यूट्रिशन मिलते हैं, वो वाली बातें हमने अब तक की है। खाने के अलावा हमें कुछ इमोशनल अटैचमेंट भी इफ़ेक्ट करते हैं। जो बच्चे समय से पहले पैदा हो जाते हैं उनको, जिसको लो बर्थ वेट बोलते हैं, उसको कांगारू मदर केयर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो हम उसको कैसे दे सकते हैं? तो कांगारू केयर जो होता है वो हमें देने के लिए, पहले तो लो बर्थ वेट वाले बच्चे होते हैं उनको दिया जाता है, बराबर है। तो कैसे देना है, उसकी प्रोसीजर क्या है,
और वो क्यों देना चाहिए वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। कांगारू केयर जो होता है उसको मम्मी जो होती है, माता जो होती है, उसके चेस्ट के हिसाब से बच्चे को ब्लैंकेट या शीट के हिसाब से उसको रैप किया जाता है और दोनों को एक इमोशनल अटैचमेंट मिले वैसी वाली फीलिंग जो आती है वो आती है। माता के अलावा उसके पिता भी उसको कंगारू केयर दे सकते हैं, जिसमें दोनों ही बच्चा और माँ जो होता है बिना कपड़े पहने हुए और सीधा छाती के हिसाब से बच्चे को अटैच किया जाता है, जिससे उसको अच्छी संतुष्टि, सेफ एनवायरनमेंट और इमोशनल अटैचमेंट मिलता है, जिससे बहुत सारे फ़ायदे बच्चे को और मम्मा को भी होते हैं। जैसे कि मैंने फिगर में बताया है, वैसे कंगारू केयर देने से रेगुलेटेड हार्ट रेट जो होते हैं वो अच्छे रहते हैं, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी नहीं होती है, बच्चे का और मम्मा का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो अच्छे से रहता है, अच्छे से शकिंग और लैचिंग प्रॉब्लम अगर नहीं आती है तो कंगारू केयर देने से बच्चे का वेट भी इम्प्रूव किया जाता है। उसे 7वें-8वें महीने में पैदा हो जाने वाले बच्चे का जो ऑर्गन फंक्शन जो होता है वो भी धीरे धीरे ये कंडीशन में अच्छे से मॉडिफिकेशन देखा जाता है। उसका जो क्राइंग पेन जो होता है, रोने का आवाज़, वो भी अच्छे से खुलता है। उसको जितनी भूख लगती है उतना आपको देना चाहिए और वो अच्छे से ले पाता है। पहले वो धीरे धीरे लेता है, फिर अपनी भूख के हिसाब से माता का उसको जो अच्छा इमोशनल अटैचमेंट वाला वो मिलता है, इमोशनल अटैचमेंट वाला जो स्पेस मिलता है, उसके हिसाब से वो खाने में भी उस जैसे कि दूध पीना है, खाना हो उसका, उसमें भी उसकी जो वेरिएशन है वो देखा जाता है। अच्छे से वो नींद भी करता है और सारे जैसे कि बैक्टीरियल, वायरल इन्फेक्शन से भी उसको प्रिवेंट मिलता है। और माता का भी अटैचमेंट बच्चे से ज़्यादा होता है, तो जो ब्रेस्ट फीडिंग लैक्टेशन जो होता है ब्रेस्ट फीडिंग जो प्रोडक्शन होता है उसमें भी बहुत ही डिफरेंस पाया गया है, वो भी बढ़ता है। ठीक है, तो आप जैसे कि अगर खाना खाने के अलावा भी अगर बच्चा पहले ही लो बर्थ वेट पैदा होता है तो खाने के अलावा हर हॉस्पिटल क्या और जितने भी गवर्नमेंट अस्पताल है उसमें कंगारू केयर, मदर केयर जो है वो हमको दिया जाता है। अगर ऐसा कोई माता या बच्चा आपको दिख जाए तो आप उनको खाने के अलावा ये एडवाइस भी दे सकते हो। और इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स जो है वो स्टार्ट किए गए हैं। इसमें ज़्यादा कोई खर्च करना नहीं होता है, आपको सिर्फ 1 या 2 दिन ही अस्पताल में एडमिट होना होता है और जैसे ही आपका बच्चा अच्छे से नॉर्मल तरीके से दूध पीने लग जाता है और थोड़ा सेफली डॉक्टर्स को लगता है तब आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो इसमें माता और बच्चा दोनों को ही बहुत फ़ायदा है। तो जैसे कि खाने के अलावा खाना पीना के अलावा इसके ऊपर भी जो अगर ध्यान दिया जाए तो लो बर्थ वेट वाले बच्चे को भी नॉर्मल कंडीशन में हम हेल्दी वेट के हिसाब से और अच्छे माइक्रो न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं। थैंक यू।